Thank you for staying with us. We are back from the break और अब टाइम हुआ है हमारे सेगमेंट जियो अखबार का। और हमारे साथ जुगनू मोहसिन है। जुगनू, thank you for being with us और we really missed you yesterday. Malik was here, but still आपका एक अपना फ्लेवर, उनका अपना फ्लेवर है। लेकिन the point was कि जिस तरह हम आपसे आपका एक अंदाज है उसको बहुत the audience loves it. बहुत से सवालात फिर से इकट्ठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड मलिक्स सेनेट मेंबरशिप, ये क्या मसला दोबारा खड़ा हो गया अचानक? राह जाते सरे राह चलते चलते एक ये इशू, ये रुकनीत की क्या प्रॉब्लम हो रही? कोई वोटिंग में प्रॉब्लम है या कि ये किसको एकदम कोई सोया हुआ उठा उसको ख्याल आया कि यार ये रुकनीत कैंसिल होनी चाहिए? ये क्या हो रहा है सारा? शान, ये तुमने सवाल बड़ा अच्छी तरीके से पूछा, क्योंकि असल में मसला तो ये है कि मसला कोई भी नहीं है। असल में तो बात ये है क्योंकि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ दोहरी शहरियत जो होती है वो उसमें हुक्मरान भी लोग उससे मुस्तफीज होते हैं, बहुत से ओहदेदार होते हैं, आला अफसर होते हैं फायज बड़े बड़े ओहदों पे, और उनकी दोहरी शहरियत ये होती है। मसलन ब्रिटानिया में है, कनाडा में है, बड़े बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर ये जायज़ है। हमारा आइन भी जो है उसमें भी एक शिक है 63(1)C या पता नहीं इस किस्म की कोई शिक है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको दोहरी शहरियत, लेकिन वो एक यानी कि जिसे कहते हैं ना कि फाइनल उसकी इंटरप्रिटेशन ये नहीं है। कई लोग हैं कानून के माहिरीन जो कहते हैं कि दोहरी शहरियत जो है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, तो ये तो फिर उसकी तशरीह करने का मामला है ना। तो मैं ये समझती हूँ कि माजरत के साथ कि अदालत उज़्मा को इसकी एक हकीकतमंदाना तशरीह करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं और ज़्यादा जो बड़े साहिब हैसियत लोग हैं इस मुल्क में, मालदार लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फायज हैं, उनकी दोहरी शहरियतें हैं। और अगर आप देखें जो भी यहाँ पर जायजे लिए गए हैं, जो भी पोल्स हुए, उसमें तो 30-35 से 40% पाकिस्तानी कहते हैं अगर हमें चॉइस हो तो हम सब लोग बाहर चले जाएं और बाहर की शहरियत अपना लें। तो इसलिए हकीकतमंदाना फैसला ये है कि इस चीज़ को छोड़ दें आप। जो पाकिस्तानी अपने आप को कहता है और मानता है उसको रहने दें आप, चाहे वो किसी भी ओहदे पे फायज हो। इसमें वफादारी का सवाल है असल में कि आप किस मुल्क के वफादार हैं। अगर आपकी दोहरी शहरियत है तो आप किस मुल्क के वफादार हैं। और अगर वफादारी की ही बात है शान, तो ये बात जाके कहाँ रुकेगी? मुझे बताएं आप। हम अपने साथ वफादार हैं या नहीं? नहीं तो ये बात कहाँ रुकेगी? इसको फिर आप बाल की खाल उधेड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे, इसको जायजा लेते रहेंगे। तो जो आला अफसरान हैं, सिर्फ सियासतदान क्यों, सियासतदान तो आते हैं 5 साल हुकूमत करके चले जाते हैं, लेकिन वो आला अफसर इस मुल्क के जो सारी उम्र बैठ के अफसरशाही करते हैं, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो अस्करी हो, तो उनकी भी तो फिर शहरियत के ऊपर आप बात करेंगे ना। फिर आप उनकी औलादों की शहरियत के ऊपर बात करें, क्योंकि वफादारी की बात हो रही है। और फिर आप ये भी बात सोचें कि जी उनका माल पैसा वगैरह कहाँ है, क्योंकि वो भी फिर वफादारी, मुल्क से वफादारी की बात हो रही है ना। तो देखें, ये पाकिस्तान जो हमारा है, प्यारा मुल्क है हमारा, लेकिन हकीकत से तो हमें इनहराफ नहीं हो सकता ना कि ये मुल्क जो अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह खुदा हमें कभी भी उस नहज पे ना लेके जाए, लेकिन एक नाकामी के रास्ते पे गामजन है। बहुत से लोग ये समझते हैं और बहुत से लोग जिनके पास चॉइस है वो दोहरी शहरियत अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी भी हैं। अगर आप अब फॉरेन पाकिस्तानी जो है उनको वोटिंग राइट्स देना चाहते हैं, जो कि मैं समझती हूँ देने चाहिए क्योंकि उनका भी पाकिस्तान में हिस्सा है, आप उनकी रेमिटेंसेस पे जी रहे हैं आफ्टर ऑल, जो पैसा वो भेजते हैं। जी बिल्कुल, तो इसको आप कहाँ जाके छोड़ेंगे? तो इसलिए मैं समझती हूँ माजरत के साथ कि इसका एक हकीकत पसंदाना इसकी तशरीह अदालत उज़्मा को करनी चाहिए। बड़ी अच्छी आपने बात की, लेकिन मुझे ऐसा भी फील होता है जैसे कि कोई बड़े बॉक्सिंग मैच में वो राउंड बताने के लिए जो एक लड़की आती है, ये खबरें मुझे कुछ इस तरह की लगती हैं कि जैसे कोई बड़ा बॉक्सिंग मैच होने वाला है या कोई आगे इलेक्शंस आने वाले हैं और आवाम का जो ध्यान है वो राइट लेफ्ट लेके टाइम बाइंग मुझे लग रही है। ये हमारा मसला नहीं है। ये हमारे मसले नहीं है, हमारे असल मसाइल जो हैं हम उनकी तरफ आए। हाँ, ये जो मेन मसले हैं, जो जैसे जुगनू कह रही हैं कि और बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी अभी तक नेटो सप्लाई लाइन नहीं खोली, कल फिर ड्रोन हमले हुए, वो भी चल रहे हैं, और हमारी मईशत मफलूज होती जा रही है। मईशत जो है वो मफलूज होती जा रही है, एक्सपोर्ट्स जो है हमारी इतनी नहीं है, इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, पैसा हमारे पास है नहीं, बजट के पैसे जो हैं हम एड से अपने बजट को बनाते हैं और फिर हम मांगना शुरू करते हैं। बहुत से मसले हैं जिसके ऊपर फिर मैं यही कहूँगा कि अदालत उज़्मा को जो है वो उसको नोटिस लेना चाहिए। तो वो अपने तौर पर जैसे भी जो भी बेहतर समझते हैं वो करें, लेकिन इस पे हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं कि और क्या क्या कुछ होना चाहिए। सो डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। थैंक यू।
for staying with us. We are back from the break. اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی تو میں آپ سے ابھی اخبار کو ہم نہیں پکڑتے کیونکہ مجھے ابھی آپ نے جو بات بتائی اس سے بڑی مجھے عجیب سی بات لگی, بڑی حیرت کی بات لگی کہ جو آسما جہانگیر ہیں ان کو جو ہماری ہیومن رائٹس کی بہت بڑی وہ اسپیکر ہیں اور بولتی ہیں ان کے اوپر, تو وہ ان کو سنا کہ کوئی کافی تھریٹس مل رہے ہیں اور جو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں, اور آپ کے خیال میں یہ کون دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے؟ شان, آسما جہانگیر بڑی دلیر خاتون ہے, آج کی نہیں ہمیشہ سے. جب یہ اسٹوڈنٹ تھیں, لاء کی اسٹوڈنٹ تھیں اور اس سے وکیل بننے کے فوراً بعد انہوں نے ہر قسم کا جو یہ ایک کاز ہے اس کو اٹھایا, چاہے وہ وکلاء کا ہو, چاہے وہ ان سیاستدانوں کا ہو جن کو فری فیئر ٹرائلز نہیں ملتی تھیں, چاہے خواتین کا ہو جو کہ اس ملک میں جن کا استحصال ہوتا ہے, چاہے اقلیتوں کا ہو جن کا استحصال بھی ہوتا ہے, چاہے ان لوگوں کا ہو جو چھوٹے صوبوں سے ہیں جن کی کوئی سنتا نہیں ہے. اور انہوں نے تمام وہ لوگ جو اس معاشرے میں کمزور ہیں ان کے انسانی حقوق کی علمبردار آسما جہانگیر ہیں, ایز اے وکیل, ایز اے لائر اور انسانی حقوق کی ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے بھی. اور بڑے دلیر باپ کی بیٹی ہیں, ان کے والد نے بھی ساری عمر اصولی سیاست کی اور انہوں نے بھی اپنے جو اختلافات تھے ان کی بڑی قیمت ادا کی, تو یہ ان کی گڑتی میں ہے. اور آسما جیسی حق گو خاتون میں نے نہیں دیکھی ہیں پاکستان میں, میری دوست بھی ہیں, میری وکیل بھی رہ چکی ہیں, اور انہوں نے بڑے بڑوں کو جسے کہتے ہیں نا خفا کیا ہوا ہے, اور اسی کی وجہ سے ان کو تھریٹ آ رہی ہے. جو حال ہی میں چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, جس کی یہ پچھلے سال صدر رہ چکی ہیں, انہوں نے ایک کانفرنس بلائی ہے بلوچستان پہ, کیونکہ ہر پاکستانی کو فکر ہے بلوچستان کا. ہمیں سب کو معلوم ہے کہ وہ صوبہ جو ہے وہ ایک نہج پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پر خدا نہ خواستہ ایسٹ پاکستان والا قصہ وہاں بھی ہو سکتا ہے, اس لیے ہر ایک کو وہاں پر اس کی تشویش ہے. اور پھر وہاں جو مسخ شدہ لاشیں پائی جا رہی ہیں بلوچوں کی, وہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ کتنی سخت ظلم ہے, اور وہ ہمارے بھائی بہنیں اس نہج پہ نہ آ جائیں کہ وہ کہیں جی الوداع. بہت سے ان میں سے کہہ بھی رہے ہیں. تو آسما جہانگیر اور ان کے جو وکلاء ساتھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے, انہوں نے بلوچستان پہ کانفرنس کی, اور وہ میرا خیال ہے کہ عسکری قیادت کو اچھی نہیں لگی, کیونکہ وہ ان کی تنقید ہے ڈائریکٹ, کیونکہ ساری بلوچستان کی پالیسی وہی تو بنا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو آسما جہانگیر, انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ ان کو وہاں سے تھریٹ آ رہی ہے یہ, اور جس مستند ذرائع کی طرف سے ان کو یہ خبر ملی ہے آسما کو, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بالکل پکی خبر ہے. میں آسما کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کون کمزور ہے, کون طاقتور ہے, اور اس پھر چوائس پہ وہ جانے کے لیے کہ یہ میرا کاز ہے کہ نہیں ہے. میری وکیل رہی ہیں جب 1999 میں نجم سیٹھی میرے جو میاں ہیں ان کے جو صحافت وہ کر رہے تھے, اصولی صحافت, اور جس کے اوپر وہ تنقید کر رہے تھے اس وقت کی حکومت کی, وہ اریسٹ ہوئے, مارا پیٹا گیا, اریسٹ ہوئے. میں 3:30 بجے صبح آسما کے گھر پہنچی. آسما نے آؤ دیکھا نہیں تاؤ, ادھر نہیں دیکھا کہ ہاں ہم صبح کورٹ میں چلیں گے. وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ شان کھڑی رہی. مجھے تو اس کا اپنا اندازہ ہے نا, اور انہوں نے میرے ساتھ بالکل جس طرح میں لڑی اسی طرح وہ لڑی. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان کے جو حقوق تھے ان کو پامال کیا گیا, اور وہ اس طرح کر کے کھڑی رہیں. اور میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں کہ اس زمانے میں ایک اور صحابی تھے, ان کا میڈیا کے ساتھ بڑا تعلق ہے, وہ بھی زیر عتاب تھے, لیکن ان کی بدقسمتی 3 بیویاں تھیں. تو آسما کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کیونکہ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہیں. تو اس صاحب نے جا کے چپ کر کے, وہ میرے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے نجم کی یہ اس حراست کے دوران, تو انہوں نے چپ کر کے آسما کو سائڈ پہ لے جا کے کہا کہ بی بی مجھے آپ سے بڑا گلہ ہے. تو کہنے لگی کیوں؟ تو کہنے لگے کہ آپ نے جس طرح جگنو محسن کا ساتھ دیا نجم سیٹھی کے کیس میں, میرا آپ نے اس طرح ساتھ نہیں دیا. تو کہنے لگی دیکھو یہ سیدھی سی بات ہے, ایک رکھو لیکن رکھو ڈاڈی. اور اس لیے جو ہے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں, کیونکہ وہ ان صاحب کی جو 3 بیویاں تھیں ان میں سے ایک بھی نہیں نکلی اس کے لیے, کیونکہ سب سوچ رہی ہوں گی کہ بھئی میرا ہے کہ تیرا ہے کہ تیرا ہے, ٹھیک ہے. اور جس کی ایک ہی بیوی تھی اور ماشاءاللہ سے ہماری مطلب ایک خوش زندگی تھی, تو پھر ایک عورت کو اونرشپ لینی ہوتی ہے نا اپنی خاندان کے لیے, اپنی زندگی کے لیے. آسما بڑی مزیدار کیریکٹر ہے. نہیں, بڑا اچھا آپ نے ان کا ڈیفینیشن بتائی, لیکن اس کے اوپر اس کا کوئی ذاتی جس طرح پرابلمز ہوتے ہیں, یا جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ اکثر جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اور اس سٹینڈ پہ ان کو یہ پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں, اس طرح
यू थिंक कि उनका कोई ऐसा कोई अपनी कोई प्रॉब्लम, कोई खानदानी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम सवाल ही पैदा नहीं होता या शान, कोई ऐसा ये कोई तो- बात कर दी हो ये जिससे तो देखे ना, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सबको पता है कि वो ज़ेरे एताब क्यों है, ये तो सारी दुनिया को पता है। और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और ये बात वो खुल के सामने ले आई अच्छा। है, और वो किसी से डरती वरती नहीं है। वो मतलब कि बड़ी दलेर खातून है। उन्होंने कभी भी इस चीज के ऊपर कभी पोचा वगैरह नहीं लिया। जब उनको कोई चीज नजर आती है वो खुल के कह देती हैं, और हमारे सबके सामने है। हम शहरी हैं इस मुल्क के। अगर आज हम एक दूसरे के लिए नहीं खड़े तो कल हमारे लिए कोई नहीं खड़ा होगा। हमारे लिए कोई ये खड़ा बात नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है। और इसमें आप मेरा अपना ये जहन है कि क्यों ना इसको बलूचिस्तान के बारे में मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हिस्ट्री से हम एक बेहतरीन चीज़ ये सीखते हैं कि हम हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते। और हमारी जो हिस्ट्री अगर आप देखें तो जिस तरह हमने अपने स्कूल से, अपनी 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 किताबों से ईस्ट पाकिस्तान का जो जिक्र है वो एक हश हश जिक्र है, उसके ऊपर जिक्र नहीं कर सकते। कई चीजें हैं जिनके बारे में हम बात ही नहीं करते, बात नहीं करते क्योंकि हम उनको वो जो रियलिटी उसको फेस नहीं करना चाहते। हाँ, क्योंकि उसमें मुझे ये हो रहा था कि जैसे उस दौर में भी सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही था कि काम हम करते हैं और एंजॉय जो है वो फेडरेशन करती। तो उसके आज भी अगर देखा जाए तो यही एक ही तरह के सवालात ईस्ट पाकिस्तान के और बलूचिस्तान दोनों के हवाले से एक ही, वो वहाँ के जो मकामी है उनको एक ही प्रॉब्लम फेडरेशन से है, या जो वसाइल का मसला, वसाइल का जो मसला है, वसाइल का तो मसला। थिंक इसका कोई आगे कोई डू यू सी एनी, जितनी मूवमेंट चल रही है आज ये अखबार में भी है कि गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग विद एग्जाइल्ड बलोच लीडर्स, गिलानी साहब कह रहे हैं, और साथ एक हैंड शेक है बहुत अच्छा। आई थिंक ये तस्वीर अगर आप देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन का पोस्टर भी हो सकता है। और लेकिन कहने का मकसद ये कि आपके ख्याल में ये जो पेशरफ्त हो रही है बलूचिस्तान पे, एवरीबडी सीरियस अबाउट इट। पिछले दिनों जो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी पीएम साहब ने, उसमें भी सारे बैठे हुए थे, कियानी साहब भी थे, गिलानी साहब, सारे जितने लोग जितने साहब थे सब थे, वहाँ पे भी डिस्कशंस हो रही। पहले मैं पिछले 20 साल मुझे याद है कि कभी बलूचिस्तान को इतना सीरियसली नहीं लिया गया है या उसके बारे में इतनी बातें नहीं की गई हैं। तो आज सारी सियासत जो है वो डोल आउट हो गई है एक तरफ बलूचिस्तान की तरफ। कोई रेड अलर्ट है, कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, क्या हुआ है? देखें शान, बलूचिस्तान में कई मरतबा फौज कशी हो चुकी है, कई मरतबा, एक दफ़ा नहीं। 1960 की दिहाई में, 70 की दिहाई में, फिर 2002 में जब ये मुशर्रफ साहब का दौर शुरू हुआ, जब नवाब अकबर बुट्टी वहाँ पर शहीद हुए थे। तो मैं ये कहती हूँ आपको कि जो बार बार फौज कशी हो रही है एक सूबे में, और बार बार ये कहा जा रहा है, और तमाम सियासी क़यादत उस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक है कि ये एक मसला, ये हमारी अस्करी क़यादत ने ये एक मसला बनाया हुआ है। और बलोच जो हैं वो चाहते हैं कि जी हमें अपने वसाइल पे कंट्रोल हो। उन्होंने भी बहुत इंतहा की पोजीशंस ली हुई हैं, उनको भी वापस लेके आना है, पाकिस्तान के धारे में, कौमी धारे में उनको वापस लेके आना है। लेकिन सब सियासतदानों ने कहा है कि वहाँ फौज कशी बंद होनी चाहिए, ये बुनियादी चीज़ है। और मेरा ख्याल है कि तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम सियासी क़ुव्वतें इस पे मुत्तफिक हैं कि बलूचिस्तान में फौज कशी बंद होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बलूचिस्तान में फौज कशी बंद होनी चाहिए और पाकिस्तान में हुक्मरान कशी भी बंद होनी चाहिए। सियासतदानों की जो एक अपनी आइडियोलॉजी है वो भी ख़त्म होनी चाहिए, और जिस तरह वो हमें इस्तेमाल करते हैं वो भी ख़त्म होना चाहिए। ये बहुत से मसले हैं, हमने किस तरफ जाना है ये हमने सोचना है, लेकिन देखना ये है कि किस में हमारा आवाम का फ़ायदा ज़्यादा है वो करना है। और मेरे ख्याल में इस सोच के साथ, इस वादे के साथ और इस अज़्म के साथ हम पाकिस्तान में जिएँ कि हमें पाकिस्तान पहले चाहिए। और जियो शान से, जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, हमेशा जियो शान से। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो।